मॉडिफाइंग कंस्ट्रेंट का यूज़ करके हम लोग जो पहले से कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं उसे चेंज कर सकते हैं। हमने जो कंस्ट्रेंट्स का यूज़ किया था, हो सकता है कि हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें उन कंस्ट्रेंट को चेंज करना पड़े। जैसे मान लीजिए कि आपने कॉन्टैक्ट नंबर पर जो कंस्ट्रेंट लगाया था वो था नॉट नल, मतलब हर किसी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना कंपलसरी है। पर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, कुछ बच्चों के पास अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल नहीं है, उस केस में आपको अपने कॉलम को मॉडिफाई करना पड़ेगा और जो आपने उसके साथ कंस्ट्रेंट ऐड किया था नॉट नल, उस कंस्ट्रेंट को चेंज करना होगा। तो हम उस कंस्ट्रेंट को नॉट नल को हटाना चाहते हैं या आप उसमें कुछ नया कंस्ट्रेंट को ऐड करना चाहते हैं। यदि आप उसमें कंस्ट्रेंट को ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड कंस्ट्रेंट का यूज़ करना पड़ेगा। यदि आप उसमें से कुछ कंस्ट्रेंट को हटाना चाहते हैं तो आपको ड्रॉप वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, यदि मुझे नया कॉलम और कंस्ट्रेंट को जोड़ना है तो क्या करना होगा। नए कॉलम या कंस्ट्रेंट को जोड़ने के लिए हमें एक टेबल को अल्टर करते हुए उसमें लिखना होगा ऐड, और उसके साथ साथ जिस भी कॉलम को आप ऐड करना चाह रहे हैं उसे ऐड करते हैं। सेम इसी मेथड में हम अल्टर टेबल करेंगे। जैसे मुझे एम्प्लॉय टेबल को अल्टर करना है तो मैं लिखूँगी अल्टर टेबल एम्प्लॉय। मुझे ऐड करना है उसमें प्राइमरी की, और प्राइमरी की किसको बनाना है, एम्प्लॉय की आईडी को। तो यदि मुझे कोई भी कंस्ट्रेंट ऐड करना होता है तो मैं यहाँ पर अल्टर टेबल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, अल्टर टेबल क्यूरी का यूज़ करते हुए उस आईडी को चेंज कर उसके अंदर मैं एक कंस्ट्रेंट को ऐड कर पाऊँगी। यदि मुझे दिए हुए कंस्ट्रेंट को हटाना है तो जैसा मैंने आपको बोला कि आपको ड्रॉप करना होगा टेबल को, तो मैं क्या करूँगी, कंस्ट्रेंट को हटाने के लिए यदि कॉलम पे एक कंस्ट्रेंट लगा है तो उसे हटाने के लिए, मतलब रिमूविंग द कॉलम एंड कंस्ट्रेंट, यदि कॉलम को कंस्ट्रेंट करना है तो हम वही हमारा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट। मुझे कौन सी टेबल को अल्टर करना है, स्टूडेंट टेबल को, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट, और मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है उसमें से एक कॉलम कौन सा था, टेलीफोन नंबर, तो वो हटाना है। तो इसी तरह अगर मैं और भी कॉलम ड्रॉप करना चाहती हूँ तो मुझे एक साथ कॉमा करके लिखना होंगे। जैसे अल्टर टेबल एम्प्लॉय, मुझे एम्प्लॉय की टेबल अल्टर करनी है, उसमें ड्रॉप करना है कॉलम, 2 कॉलम ड्रॉप करना है, एक तो जॉब और दूसरा है ड्रॉप करना है पे। जो उनका पे का कॉलम है और एक दूसरा जॉब का कॉलम है, वो 2 कॉलम को मैं हटाना चाहती हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा ड्रॉप। लेकिन यदि मुझे कॉलम के साथ साथ एक कंस्ट्रेंट को भी हटाना है तब मैं यही सेम यूज़ करूँगी फॉर्मूला, अल्टर टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप करना है प्राइमरी की। मुझे क्या हटाना है, उसमें से प्राइमरी की को हटाना है, तो उस टेबल में से प्राइमरी की हट जाएगी। इसके बाद यदि मुझे मौजूद कॉलम यानी जो पहले से कॉलम प्रेजेंट है उसका नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कंस्ट्रेंट का, मतलब चेंज कीवर्ड का यूज़ करते हुए उसे चेंज करूँगी। सेम वही होगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम मुझे चेंज करना है, पुराना नाम और फिर नया नाम, चेंज नेम, सरनेम, नेम, स्टूडेंट नेम, करेक्टर 14। अल्टर टेबल मुझे करनी है स्टूडेंट, चेंज करना है एक स्टूडेंट के नाम को, चेंज करना है मुझे नाम को, क्या लिख देना है, स्टूडेंट नेम। मुझे चेंज करना है नेम को स्टूडेंट नेम में, मतलब उस टेबल का पुराना नाम क्या था, पुराना नाम नेम था, और जो नया नेम है वो हमारा स्टूडेंट नेम है। तो पुराना नाम को हम नए नेम में चेंज कर रहे हैं, तो पुराना नाम क्या है हमारे पास, नेम, और नया नाम क्या हो गया, एस नेम। इस प्रकार से हम मौजूद कॉलम का नाम बदल देते हैं। ये हमारे पास चेंज करने के लिए कॉलम को अल्टर टेबल करते हुए हमें चेंज करना होता है टेबल के पुराने नाम को नए नाम में। यदि मुझे उसका साइज़ चेंज करना हो टेबल का तो मैं साइज़ भी चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे किस किस टेबल पे कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगे हैं ये देखना हो तो मैं क्या करूँगी, आपको यदि ये देखना है कि किस टेबल पे कौन से कंस्ट्रेंट लगे तो आपको यूज़ करना होगा कंस्ट्रेंट को देखने के लिए, to view the constraint, फर्स्ट शो क्रिएट टेबल स्टूडेंट। आपको क्या करना है, आपको शो कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी टेबल को आप देख सकते हो, लेकिन टेबल के साथ साथ इस बार आप चाहते हो कि आप उसके ऊपर लगे हुए कंस्ट्रेंट को भी देखो। तो टेबल के साथ साथ जब आप कंस्ट्रेंट को देखना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा शो क्रिएट टेबल स्टूडेंट।
इससे आपको पूरी टेबल पे लगे हुए कंस्ट्रेंट भी दिखाई देंगे। या तो आप यूज़ कर सकते हैं DESC स्टूडेंट, यानी कि डिस्क्राइब स्टूडेंट। DESC स्टूडेंट का मतलब है डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट को, यानी कि जो स्टूडेंट टेबल बनी है उसे वो दिखा दें। फॉरेन की कंस्ट्रेंट को सक्षम असक्षम बनाना, मतलब फॉरेन की जो हमने लगाई थी उसे बनाए रखना या उसे हटाना हो तो हम क्या करेंगे। आप प्राइमरी की को असक्षम नहीं कर सकते, हालांकि उसे अल्टर कर सकते हैं। मतलब अगर किसी टेबल पे आप चाहें तो प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि मैं प्राइमरी की को हटा दूं तो ये आसान नहीं होता है। यदि आपने उसमें कोई वैल्यू दे दी है तो वैल्यू देने के बाद आप उसे असक्षम यानी कि डिसेबल नहीं कर सकते हैं। इनेबल करने के लिए आपको टेबल बनाते समय फॉरेन की कंसेप्ट देना होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन को ग्रुप फंक्शन भी कहा जाता है। एग्रीगेट फंक्शन केवल सिंगल रो के बजाय पंक्तियों के समूह के आधार पर एक पंक्ति में परिणाम देता है। यह हमेशा सेलेक्ट कमांड और ऑर्डर बाय में दिखाई देता है और इसमें क्लॉजेज होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन में आपको क्या मिलेंगे, क्लॉजेस मिलेंगे। और एग्रीगेट फंक्शन में कौन कौन से क्लॉज होते हैं उसे हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। बेसिकली एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हुए हम सम करवाते हैं, किसी नंबर का एवरेज निकालते हैं। जब हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जैसे सम निकालना, किसी का टोटल निकालना, तो हम किसी भी मैथ्स ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या है, ये भी सारे मैथ्स के फंक्शन होते हैं। इन मैथ्स फंक्शन का यूज़ करते हुए हम किसी भी कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। सो एग्रीगेट फंक्शन को कहा जाता है। अब एग्रीगेट फंक्शन मुझे बताइए, आप एक ही नंबर को जोड़ते हो क्या, एक नंबर पे आप एग्रीगेट फंक्शन, जैसे मेरे पास एग्रीगेट फंक्शन है, मान लीजिए सम है, तो जो सम एग्रीगेट फंक्शन है वो सिर्फ एक सिंगल नंबर 15 को ऐड करके मुझे दे देगा क्या, नहीं। इस सम फंक्शन को नंबर को ऐड करने के लिए कम से कम 3 से 4 नंबर का या मिनिमम 2 नंबर का होना ज़रूरी है। तो जब मेरे पास इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक लाइन यानी एक वैल्यू से काम नहीं होगा, एक से ज़्यादा वैल्यू लगेगी, तो इसलिए ऐसा लिखा गया है डेफिनेशन में कि जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो केवल सिंगल रो पे नहीं लगते हैं। एग्रीगेट फंक्शन केवल सिंगल रो के बजाय पंक्तियों के आधार पर एक पंक्ति में परिणाम देते हैं। पंक्तियों के समूह पर, मतलब कई सारी लाइंस को जोड़कर फिर हमें एक लाइन में क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन एक लाइन पे नहीं लगता है, एक से ज़्यादा लाइन पे लगता है और एक से ज़्यादा लाइंस को जोड़ने के बाद हमें वो एक लाइन में उत्तर देता है, मतलब एक लाइन में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यह हमेशा सेलेक्ट कमांड और ऑर्डर बाय में दिखाई देता है। ये आपको कैसा दिखता है, सेलेक्ट कमांड और ऑर्डर बाय में दिखाई देता है। और इसमें क्लॉजेज होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेज जो मैंने आपको बताया, ऑर्डर बाय क्लॉज है ना, हमारे पास क्लॉज कौन से होते हैं, जैसे चेंज किया, चेंज है, ऑर्डर बाय है, ऐड किया, कभी हमने इसको क्या किया, ड्रॉप किया, ये सारे क्लॉज में काउंट होते हैं। जैसे वेयर क्लॉज, वेयर क्या है, एक क्लॉज है, वेयर WHERE, वेयर एक क्लॉज है। इस प्रकार के कई सारे क्लॉजेस का यूज़ करते हुए हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर पाते हैं। आमतौर पे ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हम कमांड का यूज़ कर पाते हैं। जब भी हमें किसी भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना होता है तो हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ कमांड का उपयोग करके ग्रुप रिकॉर्ड के लिए उपयोग किया जाता है। एक समूह के कॉलम ऐसा चुना जाता है जिसमें सिटी, जॉब आदि की वैल्यू नहीं होती है। सामान्यतः एग्रीगेट फंक्शन जो नॉर्मली एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है सम, दूसरा है मिनी, थर्ड है मैक्सिमम, फोर्थ एवरेज और फिफ्थ है काउंट। आप सभी इन सब को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी पढ़ चुके होंगे, मतलब MS ऑफिस में। ये पांचों फंक्शन का अपना अपना काम होता है। सम फंक्शन सारी वैल्यूज़ को हमें जोड़ के रिटर्न करता है, जबकि मिनिमम फंक्शन का काम होता है दी गई वैल्यूज़ में से सबसे छोटी वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके देना। मैक्स फंक्शन का काम होता है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करके देना। जबकि एवरेज फंक्शन की यदि हम बात करें तो एवरेज फंक्शन का काम होता है
सारे नंबर्स को आपस में जोड़ देना। अगर मेरे पास यहाँ पे 4 नंबर 2, 3, 4, 5 है तो ये पहले सारे नंबर्स का ऐड करेगा और ऐड करने के बाद उतने ही नंबर से उसको डिवाइड कर देगा। एवरेज फंक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू है 2 + 3 + 4 + 5, इनका टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, 9 + 5 14, टोटल कितना है मेरे पास 14। अब मैं 14 को किससे डिवाइड करूँगी, जितने ये नंबर है 1 2 3 4, मैं 14 को 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ पॉइंट में आएगा 3.2। ठीक है, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा 3.2। तो आपने देखा कि जो हमारा एवरेज फंक्शन होता है, इस एवरेज फंक्शन का काम होता है दी गई सारी वैल्यूज़ को जोड़ देना और बाद में उनके जितने भी नंबर्स हैं, मतलब जितने वैल्यूज़ हैं उन सभी को हमको क्या करना पड़ता है, उसी नंबर से डिवाइड करना होता है। तो एग्रीगेट फंक्शन का काम होता है कि सारे, मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, है ना, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ यानी सभी वैल्यूज़ का सम अप करना, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम कितना था सबका 14 और उनको डिवाइड किससे किया, टोटल कितनी वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ थे। तो सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय ऑल वैल्यूज़ जो हमें मिलता है उसे हम एवरेज कहते हैं। दिया स्तंभ का औसत मूल्य हमें मिलता है, मतलब एवरेज देता है। औसत हमें कौन देता है, और औसत जब भी हमें निकालना होता है तो हम एवरेज फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का काम होता है कि जितने भी उसमें नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग करके देना। जैसे यहाँ पर कितने कॉलम हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो मुझे काउंट फंक्शन बताएगा कि 5 रो है, तो यहाँ मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 5। तो काउंट का काम होता है सब की काउंटिंग करके देना। अगर ये नंबर 10 20 30 40 50 भी होता तो काउंट फंक्शन का काम है इनको काउंट करके देना। अभी भी इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितनी रो है, 5 रो है। तो काउंट फंक्शन हमें रो को काउंट करके आउटपुट देने का काम करता है। ये सारे फंक्शन हमारे कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट फंक्शन कहलाते। कॉमनली हमारे पास ये 5 फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, आपको MySQL में यूज़ करने के लिए लिखना होगा सेलेक्ट, उसके बाद में आप लिखेंगे सेलेक्ट सम किसका चाहिए मुझे, सम ऑफ सैलरी। अगर मैं सारे सैलरी का सम निकालती हूँ या सम ऑफ ऑल सेल्स, या सेल्स होगा एम्प्लॉय का या सैलरी होगी तो फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जितना भी सैलरी होगी यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल सैलरी होगा, तो सम फंक्शन क्या करेगा, मुझे सारे एम्प्लॉय की सैलरी टोटल करके दे देगा। मिनिमम फंक्शन का काम है कि जिस एम्प्लॉय की सबसे कम वैल्यू है उस वैल्यू को रिटर्न करना। मैक्स फंक्शन का काम है ये पता लगाना कि किस एम्प्लॉय की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार हम अलग अलग फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्लियर। एग्रीगेट फंक्शन और नल फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन और नल फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर हमारे पास मैंने बताया अभी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करें। नल फंक्शन क्या होते हैं आपको पता है। नल फंक्शन का मतलब होता है कि कोई, नॉट नल का मतलब है कि कोई भी वैल्यू खाली नहीं होगी, और नल फंक्शन का मतलब है कि यदि वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, नल। जैसे कि यहाँ पर इस दी गई टेबल में एम्प्लॉय का आईडी है E1, एम्प्लॉय का कोड है E1, उसका नाम है राघव और उसकी सैलरी अभी नहीं बताई गई, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, नल। यहाँ पर उसकी सैलरी नहीं बताई गई तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या लिखा आया है, नल लिखा आया। एम्प्लॉय 2 जिसका नाम है प्रद्युमन, उसकी सैलरी यहाँ पे डिफाइन है। एम्प्लॉय 3 जिसका नाम है माधव, उसकी सैलरी नहीं बताई गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नल। E4 जिसे एम्प्लॉय 4 जिसका नाम है प्रणय जिसकी सैलरी बताई गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट जिनकी सैलरी नहीं बताई गई है, मतलब कि यदि किसी भी सेल में, यदि किसी भी कॉलम के किसी भी रो में वैल्यू नहीं पता होगी तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नल लिखा हुआ आएगा। समझ आया। तो नल फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप। अब यहाँ पे पूछा गया है कि एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप फंक्शन क्या होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं एक ग्रुप ऑफ, मतलब एक वैल्यू पे नहीं लगाया जाता है, इसके लिए हमें मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए, मतलब एक रो पे नहीं लगता है, एक से ज़्यादा पंक्ति पर यह लगाया जाता है, मल्टीपल रोज पे अप्लाई होता है। कौन सा फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन।
अब एग्रीगेट फंक्शन माइस्क्यूल ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल कई रिकॉर्ड से डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। परिणाम एक या एक से अधिक कॉलम द्वारा होता है, मतलब इसमें भी हमको एक से अधिक कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा। ये आमतौर पर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट में प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर जो है वही सारे एग्रीगेट फंक्शन जैसे काउंट, सम, मिनिमम, मैक्स, एवरेज, वही ये जो आपको पहला पूरा पैराग्राफ दिया गया है, ये पूरा पैराग्राफ आपने जो अभी जस्ट में पढ़ा टॉपिक एग्रीगेट फंक्शन, ये पूरी डिटेल्स आपको एग्रीगेट फंक्शन की देता है। एग्रीगेट फंक्शन में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। जैसे पहला यहाँ पर हमने लिखा, कौन सा फंक्शन है हमारा, काउंट फंक्शन। अब उन्हीं एग्रीगेट फंक्शन को हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर काउंट करना है, हमें क्या लिखा है, निम्न क्वेरी में एग्जीक्यूट करे। सेलेक्ट एड्रेस, काउंट करना है मुझे एस्टिक फ्रॉम ऑफिसर ग्रुप बाय एड्रेस और आउटपुट निकालना है। मतलब कि जो भी उनका एड्रेस है उसको पहले आप ABCD से जमा लो। ग्रुप बाय का मतलब है कि ग्रुप बाय एड्रेस, ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 होना चाहिए, लेकिन अगर इसकी जगह ये लिखा होता 4 1 2 3, तो अभी इसको सही फॉर्मेट क्या होगी इसकी 1 2 3 4, तो ये गलत फॉर्मेट थी और ये आपकी सही फॉर्मेट थी। तो गलत फॉर्मेट को सही फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम ग्रुप बाय क्लॉज करता है। मीन्स ग्रुप बाय क्लॉज का मेनली काम होता है कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करना, उसको चेंज करना। जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस नाम लिखा हुआ था कुछ बच्चों का, पहले करीना का नाम लिखा है, फिर ऐश्वर्या का नाम लिखा है, फिर पिंकी का नाम लिखा है। तो इसकी करेक्ट फॉर्मेट क्या है, पहले ऐश्वर्या का नाम आए, फिर करीना का नाम आए, फिर पिंकी का नाम आए। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नहीं जमे हुए हैं, जबकि ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर से जमे हैं। तो सही फॉर्मेट होती है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से सभी नंबर को अरेंज किया जाए। तो हम ग्रुप बाय या ऑर्डर बाय क्लॉज, आप दो क्लॉज होते हैं, ये जो क्लॉज है वो हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज होगा। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपके डेटा को सेट कर देगा। जिस भी ऑर्डर में आप चाहते हैं उस ऑर्डर में आपके डेटा को सेट करने का काम करेगा ऑर्डर बाय क्लॉज। काउंट फंक्शन के साथ माइस्क्यूल ग्रुप बाय फंक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा ग्रुप बाय एड्रेस, तो ग्रुप किसके अकॉर्डिंग हुआ, वो एड्रेस के अकॉर्डिंग उन सभी को ग्रुप किया गया। इसके बाद ये जो सन फंक्शन लिखा है, ये सन फंक्शन नहीं होगा, ये गलत प्रिंटिंग है, ये सम फंक्शन है। ठीक है, सम फंक्शन आपको पता ही है कि सम निकालने का काम करता है। आइए एक एम्प्लॉय टेबल लेते हैं जिसमें निम्न डेटा होता है ना। यहाँ पर एक एम्प्लॉय की टेबल का एग्जाम्पल लेकर इसको और जस्टिफाई किया गया है। किस एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर सम फंक्शन को इलाबरेट करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद में हमारे पास अलग अलग आते हैं, जैसे कि और भी क्लॉजेस की बात करते हैं। हमने अभी एक तो मैंने आपको कौन कौन से क्लॉज बताए अभी, ग्रुप बाय क्लॉज, उसके बाद हम 3-4 क्लॉज अभी तक पढ़ चुके हैं। पहला हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर मतलब जैसे A to Z एक ऑर्डर है, या 1 2 3 4 करके हम 100 तक एक ऑर्डर में रखते हैं डेटा को, तो ये ऑर्डर बाय क्लॉज है। इसके अलावा हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में हम जब किसी भी डेटा को सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी का मोबाइल नंबर सर्च कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर वेयर नेम इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे बीच में, वेयर नेम इक्वल टू ABC। जिसका भी नाम ABC है उसका आप मोबाइल नंबर बताएं। तो जिसका भी नाम ABC है उसी का आप क्या करेंगे, मोबाइल नंबर हमें बताएंगे। तो वेयर क्लॉज का यूज़ करते हुए हम दिए हुए नंबर को फाइंड आउट करते हैं। यदि मुझे चेंज करना होता किसी का नंबर तो भी मैं क्या करती, यहाँ पर अपडेट फंक्शन का यूज़ करती। अपडेट नेम इक्वल टू सीमा, वेयर मोबाइल नंबर, क्या लिखा मैंने बीच में, वेयर मोबाइल नंबर इक्वल टू 1 2 3। जिसका मोबाइल नंबर 1 2 3 है वहाँ पे आपको नाम क्या कर देना, सीमा कर देना है। तो ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा। तो वेयर क्लॉज क्या करता है, हमें चीज़ों को कभी सर्च करना होता है, जब किसी के एड्रेस को या पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना होता है, उस केस में हम लोग वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो 2 क्लॉज वो हो गए। तीसरा क्लॉज आज था ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज को हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज को हम क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के साथ
यूज़ करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या करेगा, या तो सबका सम निकाल देगा, या तो एवरेज देगा, या तो हमें मिनिमम नंबर या तो मैक्सिमम नंबर, काउंटिंग करना हो तो काउंटिंग। अभी मुझे बच्चों देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ, मेरे पास एक टेबल है, छोटी सी टेबल में यहाँ पर 8 लोगों का रिकॉर्ड है। अभी सब जो 8 लोगों का रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 ही लोगों का रिकॉर्ड है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इनका क्या है, ये एड्रेस वाला कॉलम है और ये नेम वाला कॉलम है। तो यहाँ पे नेम तो सबके दिए होंगे, सबके क्या है नेम दिए हुए हैं, लेकिन 1 2 के एड्रेस नहीं दिए। और सैलरी जो है वो सबकी सैलरी डिफाइन नहीं है, सिर्फ 3 ही लोगों की सैलरी डिफाइन है, बाकी 2 की सैलरी यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो उसे सम करना है ना, लेकिन सम किसका करे, वो किसके अकॉर्डिंग सम करे, सैलरी का सम करे, उनके नाम का सम करें, एड्रेस का सम करें, या उनके मोबाइल नंबर का सम करें। तो उसको ये बताना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ का सम करना है, इसलिए हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे तो 3 ही रिकॉर्ड है, यहाँ पर 5 रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे 3 है, कहीं पे 2 है, तो वो सम करें किसके अकॉर्डिंग करें। मतलब जैसे यहाँ तो डेटा है ही नहीं, तो यहाँ इसका सम करना बनता नहीं, यहाँ भी डेटा नहीं तो यहाँ भी वो सम नहीं कर पाएगा। तो हमने एक ले लिया कि आप तो उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग करो, या तो आप जो उनका सम है वो उनके रोल नंबर के या एड्रेस के अकॉर्डिंग करो, जो भी हमें एक पर्टिकुलर कॉलम हम ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम सम चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सम यूज़ करते हुए ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हुए एक एग्रीगेट फंक्शन को चला पाएंगे। अब यहाँ पे हैविंग जो क्लॉज है, हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हुए HAVING हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हुए हम पर्टिकुलर मैच वैल्यू को सर्च कर पाते हैं। जैसे मुझे पता है कि सीमा एक लड़की है, लेकिन मुझे उसका पूरा नाम नहीं याद है, मुझे याद है S से नाम शुरू होता है उसका, तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे हैविंग S, मतलब उसके नाम में क्या है, S है, ऐसा वाला नाम मुझे चाहिए, ठीक है। या मैं बोल सकती हूँ, देखो यहाँ पर इसका जो एग्जांपल है उससे और क्लियर हो जाएगा। हैविंग मैंने कंडीशन दे दी कि नाम हैविंग के साथ कंडीशन दे रही कि उसका नाम जो स्टार्ट है स्टार्टिंग विथ एस, तो यहाँ पर सेलेक्ट एक्सप्रेशन यूज़ करा और वेयर कंडीशन लगा सकते हो। इसके साथ ग्रुप बाय क्लॉज लिखते हुए भी ऐसे हम हैविंग को भी लिखते हुए कंडीशन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब एग्रीगेट फंक्शन के साथ भी हम हैविंग को यूज़ कर सकते हैं, इसको आगे यहाँ बताया गया है। पूछा जा रहा है कि जब वेयर फंक्शन भी वैसे ही होता है और हैविंग फंक्शन भी वैसे ही होता है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जो हमारा हैविंग होता है वो वेयर जो होता है, वेयर का मतलब वेयर में हम एक पर्टिकुलर कंडीशन देते हैं। जैसे मुझे किसी का मोबाइल नंबर चेंज करना है, मुझे उस बच्चे का मोबाइल नंबर चेंज करना है, वेयर नेम इक्वल टू राम। जब मुझे उस बच्चे का मोबाइल नंबर चेंज करना है, वेयर नेम इक्वल टू राम, तो जिस बच्चे का नाम राम है उसका मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वेयर क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा। वेयर क्योंकि कंडीशन देनी है आगे, वो जिस बच्चे का नाम ये है उधर। अब मैं हैविंग में क्या बोलूँगी, हैविंग देखो मैंने बोला कि सर्च द नेम ऑफ उस स्टूडेंट हुज नेम इज़ हैविंग नेम, हैविंग आगे लिखूँगी मैं नेम, जिसके आगे नेम में नेम इक्वल टू SPH, मतलब उसका रिकॉर्ड दो मुझे, जिस बच्चे का नाम जो है स्नेह, मतलब जिस बच्चे का नाम स्नेहा है उसकी डिटेल्स दे दो, उसकी डिटेल्स चाहिए। मतलब जब मैंने बोलना चाह रही हूँ कि मुझे सेलेक्ट करके दे दो, आप क्या सेलेक्ट करके दे दो, मोबाइल नंबर, एड्रेस और क्लास, ये 3 चीज़ें मुझे सर्च करके दे दो उस बच्चे की, जिस बच्चे का हैविंग में क्या लिखूँगी, हैविंग नेम इक्वल टू स्नेहा, तो उस बच्चे की ये सारी डिटेल्स दे दो जिसके पास नेम क्या है, स्नेहा है। तो हैविंग अलग हुआ, वेयर में हम कंडीशन दे रहे हैं और हैविंग में भी हम कंडीशन दे रहे हैं, पर दोनों की स्ट्रक्चर और फॉर्मेट क्या होती है, थोड़ी अलग होती है, वो दोनों का यूज़ भी थोड़ा अलग होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स। जो जॉइंट्स हैं आपके इंग्लिश मीडियम में ये चैप्टर नंबर 19 में दिया हुआ है, ठीक है, और हिंदी मीडियम में ये चैप्टर नंबर 18 में दिया हुआ है। अब दोनों क्लासेस में अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है, और क्लास 12th के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 19 जो है वो एग्ज़ाम से हट गया है, ओमिटेड सिलेबस में है चैप्टर नंबर 19, तो चैप्टर 19 आपको नहीं करना है, ठीक है। और चैप्टर 19 का ये पार्ट है इसलिए आपको ये भी नहीं करना है, मतलब आपका जो चैप्टर नंबर 18 है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कोई बच्चा मुझसे ये क्वेश्चन ना करे कि मैडम आपने जॉइंट्स नहीं पढ़ाए। जॉइंट्स इसलिए नहीं पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि जॉइंट्स जो हैं वो आपके चैप्टर नंबर 19 के हैं,
और चैप्टर नंबर 19 आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो इसलिए आपको ये टॉपिक नहीं करना है। इसके आगे सारे टॉपिक जो हैं वो आपके जॉइंट्स के दिए हैं, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बाकी का जो बचा हुआ है, इस चैप्टर में तो कुछ नहीं बचा है, मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करवा दूँ। थैंक यू।